हेलो एवरीवन, दिस इज ग्रीष्मा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के यहाँ पे दो सेल ऑर्गेनल्स कवर कर दिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा राइबोसोम्स। तो अभी यहाँ पे दो ही सेल ऑर्गेनल्स बाकी है, ठीक है। कौन से सेंट्रोसोम एंड यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हम उसकी यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सेल ऑर्गेनल, दैट इज सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम, अभी ये जो होता है ना सेंट्रोसोम, ये हमारे एनिमल सेल के ही अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जो हम सबको मालूम है। ये जो सेंट्रोसोम रहता है ना, ये दो सेंट्रियोल से बने होते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे स्ट्रक्चर भी बताऊंगी सेंट्रियोल का, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स जो कि अरेंज होते हैं 90 डिग्री एंगल पे, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे ये अरेंज होते हैं एक सेंट्रियोल। सो इट इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स अरेंज एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और ये सराउंडेड होते हैं, इट इज सराउंडेड बाय कैसे लिक्विड से, एक ट्रांसपेरेंट एमोर्फस साइटोप्लाज्म के थ्रू ये सेंट्रियोल, ये पूरा सेंट्रोसोम सराउंड रहता है, दो सेंट्रियोल्स के आसपास सराउंड रहता है ये साइटोप्लाज्म। और उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म या फिर सेंट्रोस्फीयर कहते हैं हम, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो पूरा एक सेंट्रोसोम होता है ना, ये हमेशा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नियर में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे, इट इज ऑलवेज फाउंड नियर टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हमेशा ये पास में पाया जाता है। किस तरीके से, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये पूरा सेल है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेंट्रोसोम किस तरीके से पाए जाते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं। सेंट्रोसोम में मैंने बताया था दो सेंट्रियोल्स होते हैं, तो ये एक सेंट्रियोल होगा, और ये दूसरे सेंट्रियोल। मैंने ऐसे क्यों बनाया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखवाया है, दोनों ही सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री एंगल में होते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री एंगल में, ठीक है। और इसके सराउंडेड क्या होता है, सेंट्रोस्फीयर। तो हम सेंट्रोस्फीयर बना देते हैं। सेंट्रोस्फीयर क्या होता है, सेंट्रोस्फीयर कुछ नहीं होता, साइटोप्लाज्म ही होता है। और साइटोप्लाज्म कैसे होता है, विस्कस लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एमोर्फस होता है। बस ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म सराउंड कर दिया, और इसी पूरे को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इस स्फीयर को ध्यान रखना, एक स्फीयर को हम कहते हैं यहाँ पे सेंट्रोस्फीयर, ये स्फीयर को हम कहते हैं सेंट्रोस्फीयर। बट ये पूरा एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो सेंट्रियोल्स है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। ये सेंट्रोस्फीयर हो गया, और ये एक जो बंडल मैंने बनाया है इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये एनिमल सेल में होता है सेंट्रोसोम, फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर होता है, प्लस लोअर प्लांट सेल के अंदर होता है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए। ऑल्सो फाउंड इन लोअर, ध्यान रखना, लोअर प्लांट सेल्स। जनरली जो प्लांट, कैसे प्लांट्स, फ्लैजिलेटेड प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। जनरली फ्लैजिलेटेड प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं सेंट्रोसोम। बट ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ना, वो हायर प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रीज है, तो ट्रीज के जो सेल होते हैं ना, ट्रीज के पौधे के जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर ये सेंट्रोसोम नहीं मिलेंगे, ये एक ऑर्गेनल एब्सेंट होगा। सो इट इज एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल्स, ओके। हायर प्लांट सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होगा, ठीक है। ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, सेंट्रोसोम होता क्या है, इसके डिटेल के स्ट्रक्चर में आगे अभी पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम,
ओके, हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शंस क्या है सेंट्रोसोम के? ओके, तो ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये सेल डिवीजन होते वक्त यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ पे आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी स्पिंडल फाइबर्स क्या होती है, सेल डिवीजन के अंदर कैसे ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। कब कब ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन एनिमल सेल के अंदर ही ये सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे होता क्या है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है उस वक्त, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन यहाँ पे ये जो सेंट्रोसोम होता है वो डुप्लीकेट्स होता है। वन या तो फिर ईच सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स, मतलब कि इसका डुप्लीकेट बन जाता है, दो सेंट्रोसोम बन जाता है। कब? सेल डिवीजन होते वक्त। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स हो जाता है। ठीक है, जुड़वा यहाँ पे बन जाते हैं और फिर यहाँ पे मूवमेंट होती है। ठीक है, मूवमेंट होती है ऑफ ईच सेंट्रोसोम टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द न्यूक्लियस। अभी मैं बताती हूँ क्या होती है, ऑफ ईच सेंट्रोसोम टू द अपोजिट पोल्स ऑफ न्यूक्लियस। कैसे होता है एक्चुअली डिटेल में हम यहाँ पे सेल डिवीजन के टाइम यहाँ पे पढ़ेंगे, बट फिर भी यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे सेल होता है, ठीक है, तो जब टाइम आता है हमारा यहाँ पे सेल डिवीजन का, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तब हमें मालूम है यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है और बाहर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था सेंट्रोसोम न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में होती है इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये होता है सेंट्रोस्फीयर और यहाँ पे इस तरीके से दो सेंट्रियोल्स होते हैं 90 डिग्री एंगल पे अरेंज। अब ये एक सेंट्रोसोम है, ये दूसरा सेंट्रोसोम बनाएंगी। कब बनाएंगी? सेल डिवीजन होते वक्त ये दूसरा सेंट्रोसोम बनाएगी, ये डुप्लीकेट करेगी तो एक और सेंट्रोसोम इसके जैसा बन जाएगा। ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये बना दिया दूसरा सेंट्रोसोम। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है मूवमेंट ऑफ ईच सेंट्रोसोम टू द अपोजिट पोल्स ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये मैंने यहाँ पे दूसरा सेंट्रोसोम बना दिया। अब ये मूव करेगा अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अपोजिट पोल हो गए, ये न्यूक्लियस है, इसके अपोजिट पोल्स पे ये सेंट्रोसोम मूवमेंट होगा और इसके बाद यहाँ से ये कुछ इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करेंगे, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करेंगे। और ये जो चीजें है ना वो कब होगी? ध्यान रखना, जब सेल डिवाइड करेंगे तभी ये चीजें होगी। आगे की लेक्चर्स में मैं पढ़ाऊंगी सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली ना यहाँ पे सेल डिवीजन एक जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ। सेल डिवीजन के अंदर यहाँ पे दो फेजेस आते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस आते हैं, साइटोकाइनेसिस एंड यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मतलब कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, काइनेसिस मतलब डिवीजन। कैरियो का मतलब यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। एक्चुअली जो कैरियोकाइनेसिस है ना, इसके अंदर यहाँ पे 4 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, पहला स्टेप यहाँ पे आता है प्रोफेज। आगे मैं बताऊंगी, ये आपको अभी याद नहीं रखना है, बट ये चीज समझाने के लिए इसका थोड़ा ओवरव्यू देना मुझे जरूरी है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर पहला यहाँ पे स्टेज आता है प्रोफेज, फिर दूसरा यहाँ पे स्टेज
एनाफेज, एनाफेज। तीसरा यहाँ पे स्टेज आता है मेटाफेज, मेटाफेज। एंड चौथा यहाँ पे स्टेज आता है टीलोफेज, टीलोफेज। ठीक है, आप इसको मेटाफेज को ऊपर के साइड भी रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि तीसरा फेज यहाँ पे मेटाफेज आती है, मेटाफेज। तीसरा यहाँ पे एनाफेज, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट कार्योकाइनेसिस के अंदर यहाँ पे ये 4 फेज होता है। तो ये जो पहला फेज यहाँ पे मैंने लिखा है ना प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, प्रोफेज, प्रोफेज के अंदर ये चीजें होती है। यहाँ पे जो मैंने समझाया, क्या सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करती है और एक सेंट्रोसोम यहाँ पे अपोजिट पोल्स में मूव कर जाती है। ठीक है, तो ये प्रोफेज वाले फेज के अंदर ये चीजें होगी जो मैंने अभी समझाया। इसको डिटेल में हम सेल डिवीजन के वक्त समझेंगे। ठीक है, ये तो हमने सेंट्रोसोम की बात कर ली। अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक सेंट्रियोल, ये जो मैंने बनाया ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वन सेंट्रियोल। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंट्रियोल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बेसिकली कार्टविल शेप का स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं बताती हूँ कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये कार्टविल शेप का होता है। ये मतलब कि पहिए जैसा होता है, जो पुराने टाइम पे जो होते थे कार्टविल, ठीक है, वैसा ये शेप होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। 9 ट्रिपलेट्स बनते हैं ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स एक टाइप का प्रोटीन्स होते हैं, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी। ये एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, वो पेरिफेरली अरेंज्ड होते हैं। पेरिफेरल मतलब कि एक के पीछे एक, ठीक है, एक साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये अरेंज्ड होते हैं पेरिफेरल टाइप में। अरेंजमेंट उसकी पेरिफेरल होती है। किसकी अरेंजमेंट? ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि प्रोटीन्स होती है उसकी। अब ये 9 ट्रिपलेट्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे किस तरीके से 9 ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे ये एक मैंने माइक्रोट्यूब्यूल बनाया, 1 2 3। क्यों 3 बनाए? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। अभी मैंने एक के बाजू में एक बनाया, इस तरीके से मैंने बनाया, तो इसे हम कहते हैं पेरिफेरल अरेंजमेंट। ये हो गया। अभी ऐसे मुझे 9 ट्रिपलेट्स बनाना है, 9 बार मुझे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना है। ये मैंने एक बना दिया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बना देती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपलेट्स बन गए माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ऐसे मुझे 9 बनाना है। ये एक है, ये दूसरी बार बना, ये तीसरी बार मैं बना रही हूँ 1 2 3, चौथी बार बना रही हूँ 1 2 3, ठीक है। फिफ्थ टाइम बना रही हूँ 1 2 3, पांचवी टाइम, सिक्स्थ टाइम 1 2 3, सेवन टाइम 1 2 3, 8 टाइम 1 2 3, 9 टाइम 1 2 3, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बना देती हूँ। ये कार्टविल शेप का बनेगा ना, तो ये हो गया 9 ट्रिपलेट्स। ये ट्रिपलेट्स 1 2 3 साइड में ही जुड़े हुए हैं, तो पेरिफेरल अरेंजमेंट है। एक गोले को हम क्या कहते हैं? एक गोले को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 9 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9 बार। ओके, अभी हम इसकी यहाँ पे लेबलिंग भी करेंगे क्या होता है, ठीक है। हम एक गोले को मान लेते हैं ABC, इसको लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी पहला वाला A है, दूसरा वाला B है, तीसरा वाला C है, ऐसे सबको करेंगे, ठीक है। ABC ये क्यों कर रही हूँ वो भी मैं बताऊंगी। ABC और यहाँ पे भी ABC, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या होती है? बीच में यहाँ पे एक सेंटर हब होता है, ठीक है। सेंटर हब होता है जो कि पूरा प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीनेशियस होता है, अभी मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे होता क्या है, ये जो C है ना, वो A से जुड़ेगा। किस तरीके से जुड़ेगा वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। C A से जुड़ेगा, जुड़ा दो। ये C A से जुड़ेगा,
जुड़ा दो, सी ए से जुड़ेगा, जुड़ा दो। यहाँ पे जो सी है वो ए से जुड़ेगा, सी ए से जुड़ेगा, सी ए से जुड़ेगा, सी ए से जुड़ेगा, सी ए से जुड़ेगा, यहाँ पे भी सी ए से जुड़ेगा। हो गया कार्टविल, ठीक है। इस तरीके से होता है। अभी ये जो जोड़ रहा है ना वो क्या है, हवा में थोड़ी ना जुड़ा है, ये सेल के अंदर हो रहा है ना, तो ये है क्या, इसे हम कहते हैं एसी लिंकर, एसी लिंकर। और ये जो धागे हैं ना, धागे जो मैंने बनाए हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो ये एक टाइप का प्रोटीन्स ही है, प्रोटीन्स। ए से लिंकर, ए सी को ए से जुड़ रहा है, मतलब कि ये ए सी लिंक कर रहा है थ्रू प्रोटीन्स। इस तरीके से होता है, ठीक है। अभी ये बना क्या रही हूँ मैं, ये बना रही हूँ मैं सेंट्रियोल। ये जो मैंने बताया था ना यहाँ पे, ये इस तरीके से सेंट्रोजोम होता है, ये एक डंडा, ये दूसरा डंडा। तो ये जो एक डंडा है ना, ये मान लो एक डंडा है, इसको मैंने यहाँ से बीच से काटा, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। काटा, अभी मैं यहाँ से देखूंगी सामने से, इस तरीके से मैंने काटा, ये साइड में रख दिया, अभी सामने से देखूंगी ये कैसा दिखता है, तो ये इस तरीके से दिखता है। मैंने यहाँ से काटा इसको, ठीक है, लंबे लंबे होते हैं ये इस तरीके से, पर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रही हूँ सेंट्रियोल्स का, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ स्पोक्स निकलेंगे, ये स्पोक्स जो मैं बना रही ना, एक और धागे होते हैं, ये भी प्रोटीन्स के होते हैं। अभी इस तरीके से ये ए से जुड़ेगा, ये प्रोटीन का फाइबर ए से जुड़ेगा, यहाँ पे भी ये ए से जुड़ेगा, इस तरीके से ये ए से जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे ए से जुड़ेगा, ए से जुड़ेगा, ठीक है, जोड़ दिया, ओके। अभी जो क्या होता है, ये जो मैंने तीन बनाया वो क्या होता है, मैंने पहले बताया था, ये होते हैं हमारे ट्रिपलेट्स। ये तीन है ना, तो हम लिखेंगे ट्रिपलेट्स ऑफ पेरिफेरल अरेंज होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सो ट्रिपलेट्स ऑफ पेरिफेरल अरेंज किसके होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं। लंबे लंबे ये धागे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक माइक्रोट्यूब्यूल का जो लेंथ होता है ना वो 25 नैनोमीटर का होता है लेंथ। उसको हमने काटा और फिर देख रहे हैं, ठीक है, सामने से देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये हो गया हमारा एसी लिंकर। ये क्या बनाया है मैंने, ये यहाँ पे सारी चीजें प्रोटीन की ही बनाई है। इसे हम कहते हैं रेडिकल स्पोक्स, ठीक है, रेडिकल स्पोक्स होते हैं, और ये भी प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं, तो हम कहते हैं इट इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस होते हैं, ये भी प्रोटीन्स ही बने होते हैं। ये जो बीच में होता है वो क्या होता है, इसे हम कहते हैं सेंटर हब। मान लो यहाँ पे आसपास सारी कुर्सियां लगी है और बीच में यहाँ पे मेन होटल है, ठीक है, इस तरीके से भी मान सकते हो। तो ये जो सेंटर हब है ये भी प्रोटीन का बना हुआ है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा एक सेंट्रियोल का, इस तरीके से होता है ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी यहाँ पे ना कैसा अरेंजमेंट है, ये 9+0 का अरेंजमेंट है। क्या होता है ये, अभी बताती हूँ। 9+0 का ये अरेंजमेंट है। कैसे, ये जो मैंने बनाया ना रेडिकल स्पोक्स, ये जो लाइन बनाया जो कि ए से जुड़ रहा है, ये कितने, काउंट करो, 1 2 3, ये 1 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार डंडे बने हैं, तो हमने लिखा 9। बीच में कोई डंडा है नहीं है, बीच में तो कुछ भी नहीं है, बीच में सिर्फ प्रोटीन का एक हब है, सेंटर हब है, बीच में ऐसा कोई स्पोक्स नहीं है, तो 0, कुछ है ही नहीं ना बीच में, तो 9 तो हो गए ये स्पोक्स, बीच में कुछ है नहीं तो 0, तो हम इसको कह सकते हैं 9+0 का अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में। ये कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, कार्टविल शेप का दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा कार्टविल शेप, ठीक है। अभी कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, याद रखना तो रख सकते हो, ठीक है, बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने, बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था सेंट्रियोल को, ठीक है।
ये हो गया पूरा हमारा सेंट्रोजोम। अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो कि ये जो होता है ना वो न्यूरॉन्स और oocytes के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रोजोम एनिमल सेल के अंदर ही जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स एंड जो oocytes होते हैं ना, उनके अंदर एब्सेंट होता है ये सेंट्रोजोम। एनिमल सेल के अंदर भी इन दोनों सेल के अंदर एब्सेंट होता है सेंट्रोजोम। तो हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में स्टडी कर दी सेंट्रोजोम की। हमारा एक और सेल ऑर्गेनल खत्म हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे छोटा सा एक और टॉपिक बचता है, ठीक है, साइटोस्केलेटन। अभी साइटोस्केलेटन कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता, वो एक फाइबर्स होते हैं प्रोटीन्स के। क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। साइटोस्केलेटन नाम से ही पता चल रहा है ये स्केलेटन है, ठीक है, ढांचा है हड्डियों का। हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये प्रोटीन्स के ढांचे होते हैं। बट साइटो मतलब कि सेल, स्केलेटन मतलब कि सपोर्ट का काम करती है। तो ये सेल का स्केलेटन सिस्टम हो गया। सेल का स्केलेटन सिस्टम को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ये सेल ऑर्गेनल नहीं है, ठीक है, बट ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे सेल के अंदर, इसीलिए हम यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे, साइटोस्केलेटन, ठीक है। ये होते क्या है, ये होते हैं एक्सेसिव होते हैं। ये किसके बने होते हैं, एक्सेसिव नेटवर्क्स होते हैं। ये एक्सेसिव नेटवर्क्स और प्रोटीन फाइबर्स के ही यहाँ पे नेटवर्क होता है। कहाँ पे मिलते हैं ये, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे ही मिलता है। ये प्रोटीन के फाइबर्स कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म के में प्रोटीन्स फाइबर्स के नेटवर्क को ही हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। क्या होती है, क्यों हम ये साइटोस्केलेटन की पढ़ाई करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये सपोर्ट देता है सेल को। स्केलेटन क्या करता है, सपोर्ट ही तो देता है। तो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द सेल को ये सपोर्ट देता है, शेप भी देता है, सेल का शेप, ठीक है। हेल्प्स इन मेंटेन द शेप ऑफ सेल, ठीक है। सेल के आकार को मेंटेन रखने के लिए भी ये साइटोस्केलेटन एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे फंक्शन निभाता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या होता है, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेल के मूवमेंट के लिए भी काम रखता है साइटोस्केलेटन, प्लस सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स और सेल के मूवमेंट के लिए भी साइटोस्केलेटन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फंक्शन निभाती है। तो ये कुछ फंक्शन हो गए, ठीक है, साइटोस्केलेटन। अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन की हम बात करते हैं। ये स्केलेटन की तरह काम करता है सेल का, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी जो मैंने बताया ना प्रोटीन फाइबर्स, हम यहाँ पे लिख देते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर भी। यहाँ पे मैंने बताया था प्रोटीन फाइबर्स के बने होते हैं। प्रोटीन फाइबर्स ये 3 प्रकार के होते हैं, डिटेल में नहीं जाना है इसको। यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं ये प्रोटीन फाइबर्स। नंबर 1 यहाँ पे होता है माइक्रोफिलामेंट्स। दूसरा यहाँ पे होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये प्रोटीन के फाइबर्स के टाइप्स बता रही हूँ, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एंड तीसरा यहाँ पे होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो मैंने बताया था ना सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के अंदर वो होता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, ये क्या होता है एक बार ऊपर से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं कैसे होते हैं, थिन होते हैं बट सॉलिड होते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। किसके बने हुए थे, प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। कौन से प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कैसे होते हैं,
ये बंच में होते हैं। ये तो थीन था, बट ये बंच में होते हैं, ये भी सॉलिड होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, और ये भी प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो मैंने सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में पढ़वाया था, ये कैसे होते हैं? ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स कैसे होते हैं? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ये दोनों तो कॉन्ट्रैक्टाइल है, बट ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, तो इट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। इस टाइप के प्रोटीन फाइबर्स नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? ये थिक होता है, ये थिक होता है, बट ये खोखला होता है, हॉलो खोखला होता है प्रोटीन फाइबर। इसकी लेंथ तकरीबन 25 नैनोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। ये क्या करता है? ये जो फेगोसाइटोसिस होते हैं सेल के अंदर, हमने आगे बढ़ेंगे, मैक्रोफेजेस नाम के सेल होते हैं, वो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब कि जो भी यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको वो एनगल्फ करते हैं। तो फेगोसाइटोसिस के लिए जो भी यहाँ पे फाइबर्स लगते हैं वो होते हैं प्रोटीन फाइबर्स। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म हमें मालूम है स्टेबल नहीं रहता, वो घूमता रहता है, तो हम बोलते हैं साइटोसिस, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए भी यही प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं इंटरमीडिएट, आगे मैं पढ़ाऊंगी यहाँ पे। एनिमल सेल के अंदर सेल जंक्शंस यहाँ पे कुछ होते हैं, दो सेल्स होते हैं, वो कैसे कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप से एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेल जंक्शंस। आगे मैं पढ़ाऊंगी सेल जंक्शंस इन एनिमल सेल। इसके लिए कौन सा टाइप का प्रोटीन फाइबर रिस्पॉन्सिबल है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वाला। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? प्रोटीन फाइबर्स। हमने पढ़ा था सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के लिए ये मेन काम करता है, तो हम लिखेंगे सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और ये एक एंजाइम की तरह भी काम करता है। ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला प्रोटीन फाइबर्स ये एंजाइम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यही हमारा साइटोस्केलेटन पूरा हमने कवर कर दिया। ठीक है, ये फिनिश हो गया। अभी यहाँ पे एक और सेल ऑर्गेनल है, सिर्फ 2 ही लाइन का है, बस हमारा आज पूरा टॉपिक खत्म हो गया सेल ऑर्गेनल्स का। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे सेल ऑर्गेनल यहाँ पे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर, हम बोथ बॉडी के अंदर और प्लांट्स के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से भी हमें एक ही प्रकार की यहाँ पे ऊपर से जानकारी लेनी है। कौन सा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल सेल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्चुअली दोनों ही सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पे हम एनिमल सेल की ही बात कर रहे हैं ना। कौन सा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है? पैरोक्सीजोम। ठीक है, क्या होता है ये पैरोक्सीजोम? ये यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जनरली कैसे शेप में होते हैं? राउंड होते हैं, ये राउंड होते हैं, और इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं, स्पेशल टाइप के कुछ एंजाइम्स होते हैं ताकि वो कुछ स्पेशल मेटाबॉलिज्म फंक्शन कर सके, मेटाबॉलिज्म कर सके। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर यहाँ पे जो मेन एंजाइम होती है वो कौन से होते हैं? यहाँ पे मेन एंजाइम यहाँ पे होते हैं प्यूरिन, ये मेन एंजाइम की बात करें, प्यूरिन एंड यूरेट, ये 2 एंजाइम एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं पैरोक्सीजोम के अंदर। क्या करती है ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का काम करती है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड यूरेट मेटाबॉलिज्म। यूरेट से मतलब यहाँ पे होता है यूरिनरी। ठीक है, इसका मतलब ये अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करवाती है, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये हमने पढ़ दिया पैरोक्सीजोम, ये सेल ऑर्गेनल है, इतनी ही यहाँ पे डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे ही हमारा
सेल और सेल ऑर्गेनल्स पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसकी भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक ही हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें।